इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर इंडिया वॉइस में और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। मेरठ से खबर। मेरठ के सदर बाजार थाना क्षेत्र में रईस जादव का खुलेआम आतंक देखने को मिला है। हूटर बजाती महंगी गाड़ियों से जाम लगाकर सड़क पर स्टंटबाजी की गई और इससे आम लोगों की परेशानियां भी देखने को मिली। आम लोगों की जान जोखिम में पड़ गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है और इसके बाद अब पुलिस में हड़कंप मचा हुआ है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताडा ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और सदर बाजार थाना प्रभारी इंस्पेक्टर विवेक राय को लाइन हाजिर कर दिया है। पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की पहचान भी शुरू कर दी है। बेगम पुल जैसी व्यस्त इलाके में हुई इस घटना ने पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़ा कर दिया। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं उस इलाके की जहां पर ये जिस थाना क्षेत्र में ये स्टंटबाजी की गई। ये वीडियो वायरल हुआ है स्टंटबाजी का, आप देख सकते हैं महंगी गाड़ियों पर ये किस तरह से स्टंटबाजी हो रही है और उससे जो उस रास्ते पर आने जाने वाले दूसरे जो वाहन थे उन लोगों को भी काफी परेशानियां हुई। और जब एसएसपी को इस बारे में जानकारी मिली इस वीडियो के जरिए, वायरल वीडियो के जरिए, तो तुरंत उस थाना क्षेत्र के जो थाना प्रभारी हैं उनको लाइन हाजिर किया है और सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोग गाड़ियों से बाहर निकले हुए हैं तथा हंगामा करते हुए एवं हूटर बजाते हुए जा रहे हैं। ये मामला थाना सदर बाजार के बेगम पुल का बताया जा रहा है। पुलिस द्वारा इस मामले का संज्ञान लिया गया है। इसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। सीसीटीवी के माध्यम से गाड़ियों को तथा युवकों को चिन्हित किया जा रहा है। इनके खिलाफ आवश्यक। और खबर एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर हो रही सियासत की। एसआईआर की प्रक्रिया पर एक बार फिर से बवाल मच गया है। उत्तर प्रदेश में एसआईआर की जो प्रक्रिया चल रही है उसको लेकर यह बवाल मचा है। यूपी में 2,89,00,000 वोटर्स के नाम हटाए जाएंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसको लेकर एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश यादव ने जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं उस या जो आंकड़ा आया है 2,89,00,000 के, उस पर एक बड़ा ऐलान किया है अपने ट्वीट के जरिए और कहा है कि अब बनेगी पीडीए सरकार। अपने ट्वीट में अखिलेश ने कहा है कि पीडीए सरकार बीजेपी की पीड़ा को खत्म करेगी, बीजेपी का पीड़ा राज मिटाएगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने एसआईआर प्रक्रिया में बीजेपी वोटर्स के नाम कटने का आरोप लगाया और कहा कि अगर ये जो 2,89,00,000 नाम कटे हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के ही वोटर्स के नाम कटे हैं और इनमें से अगर मान लीजिए कि 85 से 90% भी नाम जो हटाए गए हैं वो बीजेपी के वोटर्स के हैं तो फिर बीजेपी के लिए एक बड़ी समस्या है। वो दहाई का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाएंगे और इसका तर्क उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए दिया। उनका ट्वीट है, उत्तर प्रदेश भाजपा में मचे आपसी घमासान का कारण ऊपरी तौर पर भले कोई विद्रोही बैठक हो, पर असल कारण यह है कि भाजपाई विधायकों के बीच यह समाचार पहले ही प्रसारित हो चुका है कि एसआईआर में 2,89,00,000 वोटरों के नाम कट गए हैं। बकौल 1 वर्ष शेष। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी इसमें 85 से 90% उनके अपने वोटर कटे हैं। इसका राजनीतिक गणितीय विश्लेषण है। 2,89,00,000 का अगर केवल 85% भी मान लिया जाए तो यह आंकड़ा लगभग 2,45,65,001 होगा। अब इस आंकड़े को उत्तर प्रदेश की कुल 403 सीट से भाग दे दिया जाए तो यह आंकड़ा लगभग 61,000 वोट प्रति सीट आएगा। ऐसे में यह निष्कर्ष निकलता है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की हर एक सीट का आनुपातिक रूप से 61,000 वोट कम पाएगी। ऐसे में वो सरकार क्या बनाएगी? दहाई का अंक भी पार नहीं कर पाएगी। इसलिए आपसी लड़ाई अब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप व टीका टिप्पणी, टोका टोकी, खुलेआम नोटिस के रूप में सामने आ रही है। भाजपाई विधायक अलग अलग बैठकें करके ये दिखा रहे हैं कि भाजपा सरकार, भाजपा संगठन व भाजपा के संगी साथी कोई भी उनकी नहीं सुन रहे हैं, इसलिए उनके कोई काम नहीं हो रहे हैं। और ऐसे में जब चुनाव के पूर्व उनके कामों के आधार पर उनका मूल्यांकन सर्वे किया जाएगा तो वो फेल हो जाएंगे। वहीं यही वो बुनियादी कारण है कि वो सब इकट्ठे होकर अपनी सफाई देने में जुट गए हैं।
भाजपा में चंद गिने चुने लोगों के महाभ्रष्टाचार में से इन असंतुष्टि से विद्रोह के स्तर तक पहुंचे लोगों के हिस्से बदनामी की छींटों के सिवा कुछ हाथ नहीं लगा है। भाजपाई एसआईआर ने अपने गड्ढे खोदे हैं, जिसमें भाजपा को ही अपने ही खोदे गड्ढे में गिरा दिया है। अब पीडीए सरकार बनाएगा, भाजपा का पीड़ा राज बिठाएगा, सबके हिस्से तरक्की खुशहाली लाएगा। ये ट्वीट कर चुनौती या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसा है अखिलेश यादव। अब नारा भी दिया है, अब बनेगी पीडीए सरकार, अखिलेश यादव ने कहा। और खबर उत्तर प्रदेश से, आगरा से खबर, जहां पर उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने इंडिया वॉइस से एक्सक्लूसिव बातचीत में विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय रखी। उन्होंने बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि बांग्लादेश में हो रही घटनाएं मानवता के खिलाफ हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। हिजाब के मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि मुस्लिम महिलाएं हज और उमराह के दौरान हिजाब नहीं पहनती, लेकिन सरकारी योजनाओं का लाभ लेते समय इसे अपनाती हैं। साथ ही उन्होंने मतदान के समय पहचान उजागर करने से इनकार किए जाने पर भी सवाल उठाया है। हो रहे अत्याचार को लेकर समूचे भारत में विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। तमाम हिंदूवादी संगठन लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, भारत सरकार से भी मांग कर रहे हैं। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश में योगेंद्र उपाध्याय हैं, इनसे बात कर लेते हैं। सर, लगातार हिंदुओं पर बांग्लादेश में अत्याचार हो रहे हैं, क्या कहेंगे, किस तरीके से देख रहे हैं? समूचे भारत में विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। देखिए, वहाँ पे हिंदुओं पर इतना अत्याचार हुआ है कि उनकी जनसंख्या घटती जा रही है। वो वहाँ से या तो पलायन कर रहे हैं या उनकी हत्याएं हो रही हैं। ये सब गलत है। किसी भी परिस्थिति में कहीं पर भी जो अल्पसंख्यक है, वहाँ बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक है, इसलिए उन पर अत्याचार नहीं होना चाहिए, अनाचार नहीं होना चाहिए। और आज स्थिति ये है कि हिंदुस्तान का राजनीतिक इस पर मौन है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी या भारत सरकार इस पर मुखर है और ये अति निंदनीय है। इसको रोका जाना चाहिए प्रभावी कूटनीतिक और राजनीतिक उपाय से और दबाव से। पहले एक हिंदू व्यक्ति की पेड़ से बांधकर जलाकर हत्या कर दी गई, दोबारा एक ऐसा मामला सामने आया, एक हिंदू व्यक्ति की और हत्या कर दी गई है। हाँ, वही वहाँ पे लॉन्चिंग हो रही है। ये ऐसी लॉन्चिंग के लिए क्यों नहीं विरोध करते? यहाँ पर उन लोगों के मुंह क्यों सिले हुए हैं, होठ क्यों बंधे हुए हैं? जो हिंदुस्तान में यदि छोटी मोटी घटनाएं हो जाती हैं तो उस पर तो पूरा हो हल्ला काटते हैं, और अब एक हिंदू पे अत्याचार हो रहा है तो मौन धारण किए। इनके दोहरे चरित्र को देश की जनता देख रही है और इस तरह के कोई भी कार्य किसी भी जगह पर अल्पसंख्यकों के साथ हो तो निंदनीय है। वहीं मंत्री, लगातार प्रदेश में और देश में हिजाब को लेकर भी सियासत देखी जा रही है, सियासी बयान आ रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं? पहले नीतीश कुमार की बात करें या फिर उत्तर प्रदेश में बबीता चौहान, उन्होंने भी एक बयान दिया था, काफ़ी चर्चाएं रही बयान की। देखिए, पहनना ओढ़ना किसी का व्यक्तिगत मसला हो सकता है और होना भी चाहिए, इसमें किसी को ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस जगह हम जा रहे हैं, अगर हम किसी कॉलेज में पढ़ते हैं और कॉलेज का कोई यूनिफॉर्म कोड है तो फिर उस यूनिफॉर्म कोड को अपनाना चाहिए। वहाँ पर फिर आप अपना कोड नहीं अपनाएंगे। अमूमन देखने में आता है जो जिद की जाती है कि किसी कॉलेज की यूनिफॉर्म है उसको हटा के हम हिजाब का उपयोग करेंगे, ये गलत है। फिर दूसरी बात, मैं मुस्लिम समाज से ही पूछना चाहता हूँ कि कई जगह विरोध करते हैं कि साहब जब वोट डले तो चेहरा से हिजाब हटाकर उनको तस्दीक ना किया जाए कौन है कौन नहीं है। क्या उमरा करते हैं, हज करते हैं, वहाँ पर चेहरा हटा के नहीं देखा जाता? वहाँ पर इस्लाम खतरे में नहीं आता। और हिंदुस्तान के अंदर वोटिंग, सिर्फ वोटिंग के समय ये होगा तो इस्लाम खतरे में आता है। क्या अन्य स्थानों पर वो बिना हिजाब के लोग नहीं जाते या हिजाब नहीं हटाए जाते? ऐसे कई स्थान हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हिंदुस्तान के हिसाब से भी चलना चाहिए और अपने व्यक्तिगत ये उनका विषय है कि क्या पहनते हैं, क्या उड़ते हैं, इसमें हमें किसी को ऐतराज़ भी नहीं होना चाहिए। वहीं आयोग की अध्यक्ष हैं, उन्होंने ऐसा कहा था कि जो सार्वजनिक स्थल हैं वहाँ पर मुस्लिम महिलाएं सेफ हैं लेकिन अपने ही घर में अनसेफ हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे? काफ़ी चर्चाएं हैं इसको लेकर। अब वो महिला आयोग की अध्यक्षा हैं तो उनके पास कोई समाचार होंगे, कोई शिकायतें होंगी, उसकी पुष्टि होगी,
इसलिए वो कह रही होंगी मेरे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं है, इसलिए मैं क्या कह सकता हूँ। देखिए, यह हमारे साथ कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय थे अपने सहयोगी उमर के साथ। जीशान अहमद, इंडिया वॉइस, आगरा। और खबर हरिद्वार से, ऋषिकेश एम्स में विनय त्यागी के इलाज के दौरान मौत हो गई है। हम आपको बता दें कि पुलिस कस्टडी में त्यागी पर हमला हुआ था और इस हमले में विनय त्यागी की मौत हो गई है। घायल हुआ था, घायल अवस्था में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था एम्स ऋषिकेश में, जहां पर उसका इलाज चल रहा था। आईसीयू में भर्ती था और वेंटिलेटर पर था। 24 दिसंबर की रात उसे भर्ती कराया गया था और आज सुबह 7 बजे विनय त्यागी की मौत हो गई। कोर्ट में पेशी के लिए उसे ले जाया जा रहा था और उसी दौरान उस पर हमला हुआ और इस हमले में वो गंभीर रूप से घायल हुआ, अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। लक्सर क्षेत्र में बदमाशों ने उसके ऊपर फायरिंग की थी। उसके ऊपर आपराधिक केस दर्ज थे। पाकिस्तान में पीटीआई का बड़ा आंदोलन चल रहा है। हम आपको बता दें कि इमरान खान की पार्टी पीटीआई के कार्यकर्ता सड़क पर हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं अपने नेता इमरान खान की रिहाई को लेकर। इमरान खान पर भ्रष्टाचार का आरोप है और इस भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी पाए गए हैं और उन पर 17 साल के कैद की सजा सुनाई गई है। जेल में है वो और उनको रिहा कराने की मांग को लेकर पीटीआई के तमाम नेता और कार्यकर्ता लगातार सड़क पर हैं और इसी क्रम में एक बड़े आंदोलन की तैयारी की जा रही है पीटीआई के द्वारा लाहौर में प्रदर्शन को लेकर। और इस प्रदर्शन का नेतृत्व सीएम सोहेल आफरीदी करेंगे। इस बीच पीटीआई ने यह दावा किया है कि उसके 1000 से ज्यादा समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इमरान खान के लिए अब आर पार की जंग तेज कर दी गई है। इमरान खान के समर्थकों के द्वारा लाहौर में जो प्रोसेशन, विरोध मार्च, प्रदर्शन की बात कही गई है, ऐलान किया गया है। इसको देखते हुए शहर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और यहां पर एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद भी खबरों का सफर जारी रहेगा। देखते रहिए इंडिया वॉइस। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और अब बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में एसआईआर की जो प्रक्रिया चल रही है उससे जुड़ी बड़ी खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश में 2,89,00,000 वोटर्स के नाम कट सकते हैं। 1,13,00,000 वोटर्स को नोटिस भेजा जाएगा। एसआईआर की जो फाइनल लिस्ट, जो ड्राफ्ट लिस्ट है, उसकी फाइनल लिस्ट आएगी 31 दिसंबर को और उसके बाद ये सब साफ हो जाएगा कि किनके नाम कट रहे हैं। क्योंकि जो आंकड़ा अभी तक है 2,89,00,000 लोगों के जो लिस्ट से नाम हटाए जाने की बात चल रही है, उसमें प्रदेश से बाहर जो शिफ्ट किए हैं उसमें 1,26,00,000 वोटर्स हैं। मृतकों की संख्या 45,95,000 है। डुप्लीकेट वोटर्स के संख्या 23,32,000 है। लापता वोटर्स जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है, बीएलएस को, बीएलओ को, उनकी संख्या 84,20,000 है और जिन्होंने फॉर्म अब तक जमा नहीं किया है उनकी संख्या 9,37,000 है। तो ये संख्या है 2,89,00,000 वोटर्स की जिनकी मतदाता सूची से नाम कटने का खतरा है और इनमें से 1,13,00,000 वोटर्स ऐसे हैं जिनको नोटिस भेजा जा चुका है ताकि वो अपनी जानकारी सही करवा सकें, जो भी त्रुटियां हैं उसको सही करवा सकें। एसआईआर के तहत मतदाता सूची की संपूर्ण समीक्षा की जा रही है और जिन लोगों के नाम सूची में शामिल नहीं होंगे, जिनकी जानकारी गलत पाई जाएगी, उन पर कार्रवाई भी होगी। इस प्रक्रिया के बाद एसआईआर के जो ड्राफ्ट लिस्ट है वो फाइनली 31 दिसंबर को जारी की जाएगी। सभी वोटर्स को अपने नाम की जांच की सलाह दी गई है चुनाव आयोग की तरफ से। सीतापुर के थाना इमलिया सुल्तानपुर क्षेत्र के फतेहपुर में पुरानी रंजिश के चलते एक भयावह घटना सामने आई है। दो समुदायों के बीच विवाद के कारण हुए गोलीकांड में पिता और पुत्र की हत्या कर दी गई है। इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। जानकारी के मुताबिक बीते 24 घंटे
पहले दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था, लेकिन पुलिस की कार्रवाई सिर्फ खानापूर्ति तक ही सीमित रही। हमलावरों ने योजनाबद्ध तरीके से पिता और पुत्र को निशाना बनाया है। गोलीकांड के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया और कई थानों की पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। प्रशासन ने हालात को नियंत्रित करने की कोशिश की। स्थानीय लोग पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और जल्द से जल्द इस घटना को लेकर जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कानपुर के बिल्हौर थाना क्षेत्र के गदनपुर आहार गांव में देर रात अलाव में लकड़ी रखने को लेकर विवाद हुआ और यह विवाद जानलेवा हो गया। मामूली कहासुनी के दौरान सिक्योरिटी गार्ड नीरज सिंह चंदेल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोप है कि नीरज के साथ काम करने वाले एक अन्य सिक्योरिटी गार्ड ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से उनके सीने में गोली मार दी। गोली लगते ही नीरज चंदेल की मौके पर मौत हो गई। इस घटना के बाद आरोपी गार्ड जंगल की ओर फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को अपने कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश तेज कर दी है। प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि विवाद अचानक भड़का, गुस्से में यह वारदात हुई। इस घटना से गांव में तनाव का माहौल है। झांसी के चिरगांव थाना क्षेत्र में कानपुर हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार ट्राला अनियंत्रित होकर पैटीज के हाथ के ठेले को टक्कर मारते हुए पास की नहर में जा गिरा। हादसे के दौरान मौके पर चीख पुकार मच गई, अफरा तफरी का माहौल हो गया। इस दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हुई है, जिनकी पहचान मोहन कुशवाहा और हरिराम के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि ट्राला कानपुर से झांसी की ओर जा रहा था और रास्ते में उसने ठेले में टक्कर मारी और वहां जो मौजूद लोग थे वो उसकी चपेट में आ गए। इसके बाद सीधे पारीछा डैम से निकली नहर में वो गिर गया ट्राला और पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। और चलिए आपको लिए चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी संबोधित कर रहे हैं। Family advisor and architect of mindset and psychology, Mr. Sam Pitroda, in his interview yesterday, has inadvertently exposed the real face of Congress party. उन्होंने कल एक इंटरव्यू में कहा कि कांग्रेस पार्टी ग्लोबल प्रोग्रेसिव अलायंस नामक एक गठबंधन का हिस्सा है और उसी में भाग लेने के लिए राहुल गांधी जी जर्मनी गए थे। अब यह ग्लोबल प्रोग्रेसिव अलायंस जो भारत विरोधी शक्तियों के साथ और भारत विरोधी बातों को स्थापित करने वाले अनेक संगठनों के नेटवर्क का हिस्सा है। इसी यात्रा के दौरान आपको पहले से ये बात पता है कि सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट कॉर्नेलिया वुल्फ से वो मिले थे और स्पष्ट रूप से सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से फंडेड है। अब सैम पित्रोदा जी से जब पूछा जाता है कि ग्लोबल प्रोग्रेसिव अलायंस का क्या संबंध है कांग्रेस से, तो वो स्वयं रहस्योद्घाटन करते हैं कि राहुल गांधी जी उसके प्रेसिडियम हैं और सैम पित्रोदा उसके मेंबर, यानी राहुल गांधी जी उसके अध्यक्षीय समकक्ष हैं और सैम पित्रोदा उसके सदस्य हैं। और मजे की बात वो कहते हैं कि 110 कंट्रीज का डेमोक्रेसी का ये अलायंस है। मैं सैम पित्रोदा जी और कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ लोगों से पूछना चाहता हूं, भाई साहब 110 कंट्री दुनिया में हैं कौन से जिनमें स्थायी लोकतंत्र है? मैं पूछना चाहता हूं। 190 देश कुल हैं जिसमें 57 मुस्लिम देश हैं, स्थायी लोकतंत्र किसी में नहीं, 57 या माइनस। इसके अलावा कम से कम 30-40 देश राजतंत्र हैं ऑफिशियली, उनको माइनस कर दीजिए तो संख्या 100 के नीचे आ जाती है।
बाकी डिक्टेटरल रिजीम है। तो वेस्टर्न वर्ल्ड को छोड़कर ईस्ट में अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान और भारत के अलावा कोई स्थायी लोकतंत्र नहीं है। तो पहले यह दिखाई पड़ता है कि लोकतंत्र के आवरण में यह कौन से देशों का समूह है जो लोकतंत्र के नाम के ऊपर, वास्तविक लोकतंत्र के आधार भारत के ऊपर आघात करता हुआ दिखाई पड़ता है। नाउ आई वॉन्ट अ क्लियर आंसर फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी, विच आर दीज 110 कंट्रीज which you yourself says that there is a democratic alliance of 110 democratic countries, because there are around 57 Muslim countries in which there is no vibrant, consistent democracy. They are either theocratic states or very weak, fragile democracies. Around 30-40 states still which are monarchies. There are significant number of countries which are dictatorial regime. So which are these countries which in the disguise of democratic countries try to damage the cradle of democracy in the world, that is India? Because there are only 33-34% population which is under democracy in the world, out of which 17% are we. Other than the Western world, in East only India, New Zealand, Australia and Japan are the consistent, strong, vibrant democracies. So when it was asked, it has been exposed that Congress is officially there having position in that global alliance which tried to malign and mar the reputation and democracy in India. उसके बाद उनसे सवाल पूछा जाता है कि जॉर्ज सोरोस के साथ जुड़े लोगों के साथ वो उठते बैठते हैं, तो वो क्या कहते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंग्लिश में उन्होंने कहा वी डोंट केयर। तो मैं आज कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि अगर आप ये कह रहे हैं वी डोंट केयर, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं whom do you care? फिर मैं कह रहा हूं, आपने कहा मुझे किसकी परवाह नहीं, तो आज हम कांग्रेस से पूछना चाहते हैं आपको किसकी परवाह है, जो बाध्य करता है कि आप संसद के सत्र के दौरान जाते हैं, वहां पर किसकी परवाह है, किसका दबाव है और किसके हुक्म का पालन करने के लिए आप विदेश जाते हैं। चलते संसद सत्र के दौरान और भारत विरोधी शक्तियों के साथ मंच साझा करते हैं। इससे एक बात बहुत स्पष्ट हो गई है कि कांग्रेस पार्टी अब सैम पित्रोदा के ये कहने के बाद, मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती है, क्या अब भारत विरोधी वैश्विक दुरभिसंधि के सदस्य बन गए हैं? We want to ask the Congress party, have you become the member of the nefarious nexus of anti-India global forces, as it has been accepted by Mr. Sam Pitroda, giving a proper and categorical reference to Rahul Gandhi? और अब ऐसा प्रतीत होता है कि भारत विरोधी इस वैश्विक दुरभिसंधि के राहुल गांधी जी भारतीय राजनीति में स्थायी प्रवक्ता हो गए हैं। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी प्रतिनिधि होते हैं, वैसे राहुल गांधी जी भारत विरोधी वैश्विक शक्तियों के गठजोड़ के भारत की राजनीति में स्थायी प्रतिनिधि हो गए हैं। इट सीम्स इफ कांग्रेस डजंट रिप्लाई कैटेगोरिकली, देन इट कैन बी इन्फर्ड that Rahul Gandhi has become the permanent representative of anti-India global nefarious nexus to malign and mar the democratic process of India. अब इससे पहले भी याद करिए, एक संगठन FDLAP, फोरम फॉर डेमोक्रेटिक लिबर्टीज एशिया पैसिफिक की को चेयरमैन सोनिया गांधी जी पाई गई थी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।